उमंग बहुत अच्छी और शांत स्वभाव की लड़की है। उसके घर वालों को उसकी शादी की बहुत चिंता होती है, क्योंकि उमंग का रिश्ता जहाँ कहीं भी होता तो लड़के वाले उसके दहेज की मांग करने लगते। उमंग इस बात से परेशान रहती है और उससे भी ज्यादा उसकी भाभी सुधा परेशान रहती है। उमंग, तुम दुखी मत हो, देखना तुम्हारे लिए कोई ना कोई अच्छा रिश्ता जरूर मिलेगा। भाभी, शादी के लिए दहेज क्यों देना पड़ता है? क्यों दहेज के बिना शादी नहीं हो सकती? पता नहीं उमंग, हमेशा से ही ऐसे ही चलता आया है। भाभी, इस बात की क्या गारंटी है? जो लोग शादी से पहले दहेज मांगते हैं वो शादी के बाद दहेज की कोई मांग नहीं करेंगे। यही बात तो मैं तुम्हारी माँ और भाई को समझाती हूँ, लेकिन उन्हें तो बस दहेज देना है और तुम्हें इस घर से विदा करना है। सुधा और उमंग बात कर ही रही थी कि तभी उमंग की माँ लता और भाई हरीश वहां आए। तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो थोड़ा घर पर भी ध्यान दे दो। 1 घंटे के अंदर अंदर तैयार हो जाओ उमंग, चंपा मौसी लड़के वालों को ला रही है। अरे माँ, इतनी जल्दी? पहले से क्यों नहीं बताया? अरे चंपा बेचारी को तो अभी बताया है लड़के वालों ने। वो रात को अपने शहर वापस जा रहे हैं तो अभी आना चाहते हैं हमारे घर। अब तुम सब बातें ही करती रहोगी या फिर कुछ काम भी करोगी? जल्दी से अपने अपने काम पर लग जाओ, टाइम वैसे भी कम है। और उमंग, अच्छी तरह से तैयार होना। हाँ? सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं और उमंग भी तैयार हो जाती है। थोड़ी देर बाद चंपा मौसी लड़के वालों को ले आती है। लता, ए लता, अरे कहाँ गायब हो गई? नमस्ते चंपा मौसी, कहीं गायब नहीं हुई, बस किचन में ही थी। आइए ना, बैठिए बैठिए। देख लता, हम लोग ना थोड़ा जल्दी में हैं। इन्हें शाम की ट्रेन से वापस जाना है, इसलिए ये मेहमान नवाजी छोड़ और उमंग को बुला ले। और हाँ, ये हैं शीला जी और ये इनका बेटा रोहित। चंपा मौसी, अभी बुलाती हूँ उमंग को। वैसे इतनी जल्दी भी क्या है जाने की, खाना खाकर जाइए ना। लता जी, हम यहाँ लड़की ही देखने आए थे, पर लड़की हमें पसंद नहीं आई। फिर चंपा मौसी ने बताया कि आप भी अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रही है, तो हमने सोचा जाते हुए आपसे भी मिल लें। अच्छा किया जी आपने। इतने में सुधा और उमंग वहां आ जाती हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद लड़के वाले जाने लगे। लता बहन, हम चलते हैं, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है, बाकी बातें हम फ़ोन पर ही कर लेंगे। ये बोलकर शीला और उसका बेटा वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद शीला ने हरीश से फ़ोन पर बात की और हरीश ने अपनी माँ से कहा, माँ, शीला आंटी का फ़ोन आया था। अच्छा, क्या बोल रही थी? शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए बोल रही हैं क्या? माँ, शीला आंटी ने कहा है कि वो उमंग और रोहित की शादी अगले महीने ही कराना चाहती हैं, लेकिन इसके लिए उनकी 2 शर्त हैं। शर्त? क्या शर्त है बेटा? माँ, एक तो वो चाहती हैं कि बारात में जो लोग आएंगे उनकी खातिरदारी अच्छी तरह होनी चाहिए। दूसरा, उन्हें 15 लाख रुपए नकद चाहिए। 15 लाख? अरे बेटा, इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम हम कैसे करेंगे? 15 लाख रुपए नकद और शादी का खर्च अलग से कम 20-25 लाख रुपए चाहिए हमें। इतने कहाँ से आएंगे? माँ, इतने सालों की मेहनत के बाद तो उमंग का रिश्ता पक्का हो रहा है, लड़का भी अच्छा है, हमें शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। रही बात रुपयों की, तो मैं कहीं ना कहीं से इंतज़ाम कर ही लूँगा। अब हरीश दिन रात बस उमंग की शादी के लिए रुपयों का इंतजाम कैसे हो यही सोचता रहता। उसने अपनी पत्नी के सारे जेवर भी बेच दिए, अपना पुराना घर भी बेच दिया। तब कहीं जाकर बहुत मुश्किल से हरीश रुपए इकट्ठे कर पाया। जब ये बात सुधा को पता चली तो उसने अपने पति और सास से कहा, आप उमंग की शादी में इतना खर्च क्यों कर रहे हैं? आपने मेरे जेवर बेच दिए, हमारा एक मकान बेच दिया और अब कर्ज भी ले रहे हो। जो मकान बेचा है उसमें कोई नहीं रहता, वो तो खाली पड़ा हुआ है काफ़ी साल से। और तुम्हें जलन हो रही है क्या? मैं अपनी बहन की शादी में इतना खर्च कर रहा हूँ तो? हरीश, मुझे जलन नहीं हो रही है, ये तो आप भी जानती हो कि मैं उमंग को कितना प्यार करती हूँ। मैं तो बस तुम्हें समझा रही हूँ कि दहेज वाले कभी नहीं रुकते। वो शादी से पहले अपने मुंह से पैसे मांग रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि वो शादी के बाद पैसे नहीं मांगेंगे और हमारी उमंग को खुश रखेंगे? बहू, रहने दे। तू क्यों चाहेगी कि तेरी ननद की शादी धूमधाम से हो? भला कोई भाभी अपनी ननद का भला चाहती है क्या? माँ, ऐसा नहीं है, मैं तो बस। चुप रहो सुधा, ये बात यहीं खत्म करो और खुश होकर शादी के कामों में हमारी मदद करो। इतनी मुश्किल से रिश्ता पक्का हुआ है, मैं नहीं चाहता कि अब ये रिश्ता टूटे। हरीश जैसे तैसे करके लड़के वालों की सभी मांग पूरी कर देता है।
और अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करवाता है। उमंग अपने ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल में कुछ दिन अच्छी तरह से बिताने के बाद उसकी सास उससे कहती है, बहू, तेरी शादी को कई दिन हो गए, अब तो तेरे हाथों की मेहंदी भी छूट गई है। घर के कामों में मेरा हाथ कब बटाएगी बहू? माँ जी, अब बताइए ना क्या काम है, मैं अभी कर देती हूँ। फिलहाल तो तू कपड़े धो ले, मैं नहीं धो पाऊंगी। एक तो उम्र हो गई है, ऊपर से शादी की थकान अभी तक नहीं उतरी। उमंग कपड़े धोने चली जाती है। वो सारे घर में वॉशिंग मशीन ढूंढती है। तभी उसकी सास कहती है, बहू, तुझे कपड़े धोने के लिए कहा था, लेकिन तू ये आंखें फाड़ फाड़ कर सारे घर में क्या ढूंढ रही है? माँ जी, मैं वॉशिंग मशीन ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही। वॉशिंग मशीन होगी तभी तो मिलेगी ना। मैं हाथ से ही कपड़े धोती हूँ। तेरे घर वालों से इतना नहीं हुआ कि दहेज में एक वॉशिंग मशीन ही दे दे। पकड़ा दी खाली लड़की हमें। बोल दियो अब अपनी माँ और भाई से कि एक वॉशिंग मशीन रखवा दे घर में। माँ जी, आपने जो जो शादी में मांगा था वो सभी मेरे मायके वालों ने दिया है। मेरे भाई ने जो आपको नकद रकम दी है, आप उन रुपयों में से भी तो ला सकती हो मशीन। शीला उमंग को जोर से एक चाटा मारती है। खबरदार, आज के बाद तुमने मुझसे इस तरह से बात की तो कोई एहसान नहीं किया तेरे भाई ने हमें रुपया देकर। तुझे जिंदगी पर अपने घर में रखेंगे, ये कम बड़ी बात है क्या? शीला वहां से चली जाती है और उमंग रोते रोते हाथ से ही सारे कपड़े धोती है। शाम को जब रोहित घर आता है, उमंग उसे सारी बात बताने ही वाली होती है, लेकिन तभी शीला वहां आकर रोहित से पूछती है, रोहित बेटा, क्या हुआ? परेशान लग रहे हो। माँ, मुझे 50,000 रुपये चाहिए, ऑफिस का कुछ काम है, जल्दी वापस कर दूंगा। बेटा, मेरे पास कहाँ है इतने पैसे। अपनी बीवी से बोल, वो अपने भाई और माँ से लाकर दे देगी। उमंग, तुम अभी अपने भाई को फ़ोन करके बोलो ना कि तुम्हें 50,000 रुपये की ज़रूरत है, वो इंतज़ाम करके दे। भैया ने मेरी शादी में बहुत पैसा खर्च किया है और उनके ऊपर बहुत कर्जा हो गया है, वो कहाँ से लाएंगे पैसा? वो तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? उन्होंने मेरे लिए जितना किया है बहुत किया है। मेरे भाई ने तुम्हें नकद 15 लाख रुपए दिए हैं, उसमें से ले लो ना 50,000 रुपए। बहू, तू तो बार बार 15 लाख के लिए ऐसे बोल रही है जैसे तेरे भाई ने हमें अलादीन का खजाना दे दिया हो जो कभी खत्म ही नहीं होगा। भले ही कोई खजाना ना दिया हो, लेकिन अपनी औकात से ज्यादा दिया है आपको। अब मैं अपने मायके वालों से 1 रुपया नहीं मांगूंगी, चाहे कुछ भी हो। उमंग की बात सुनकर रोहित उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है, पैसे तो तुझे लाने पड़ेंगे, 2-4 दिन भूखी रहेगी तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। रोहित उमंग को बाल से पकड़कर रूम में बंद कर देता है। अब इस तरह उमंग के ससुराल वाले उमंग से हर बार कभी किसी सामान की तो कभी पैसों की डिमांड करते रहते, और उमंग मना करती तो उसके ससुराल वाले उसे बुरी तरह से मारते पीटते थे। क्या उमंग अपने ऊपर हो रहे जुल्मों को यूं ही सहती रहेगी या अपने हक के लिए आवाज उठाएगी? एक दिन उमंग की सास ने उससे कहा, उमंग बहू, कहाँ मर गई? अभी भी सो रही है क्या? जी माँ जी, कहिए क्या हुआ? अरे बहू, काम चोरी की भी हद होती है। अभी तक खाना नहीं बना तुमसे? माँ जी, आज सुबह से मैं कपड़े धो रही हूँ। कपड़े धोने के बाद मैंने घर की साफ सफाई की और अब खाना बनाऊंगी। और खाना बनाने के बाद सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आना है। माँ जी, आज मैं बहुत थक गई हूँ, अभी शाम का भी काम करना है, कल चली जाऊँ? बस थोड़ा सा काम किया नहीं कि बहाने शुरू। आज ही सब्जी मंडी जाएगी। और ये बता, तूने ये इतनी महंगी साड़ी क्यों पहन रखी है? तुझसे मना किया था ना अच्छी और महंगी साड़ी पहनने के लिए। चल, दूसरी साड़ी पहन। उमंग की सास उसे नौकरानी से कम नहीं समझती है और उसका पति भी हर बात में अपनी माँ का ही साथ देता है। एक दिन उमंग रोहित के साथ अपने मायके जाती है। उमंग के घर वाले उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन उमंग चुप चुप रहती है। उसके चेहरे की चमक, होठों की मुस्कान सब गायब। इस बात पर किसी ने ध्यान दिया हो या ना दिया हो, लेकिन सुधा अपनी ननद की उदासी को बहुत अच्छी तरह समझती है। उमंग, क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है भाभी? कुछ भी तो नहीं। इतनी खोई हुई, उदास, परेशान और चुप चुप सी क्यों? तुम तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। भाभी, मैं हमेशा से ऐसी ही थी। और क्या बताऊं? बताने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो कम से कम दिल का बोझ तो हल्का होगा ना। बताओ उमंग, क्या बात है?
उमंग अपनी भाभी को सब कुछ बताने ही वाली होती है कि तभी रोहित उसे बुलाकर कहता है, उमंग, तुम्हें चलना नहीं है क्या? माँ घर में अकेली है, हमें शाम से पहले पहुंचना है। अरे बेटा, मुझे तो लगा था कि तुम दोनों 1-2 दिन रुक कर जाओगे। माँ रुक तो जाते, लेकिन जाना ज़रूरी है। रोहित उमंग के घर वालों से बहुत अच्छी तरह से मिला और वहाँ से चला गया। उमंग के घर वाले रोहित और उसकी माँ को बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन सिर्फ सुधा को शुरू से उमंग के ससुराल वाले अच्छे नहीं लगे थे। उसने अपने ससुराल वालों से कहा, माँ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि उमंग अपने ससुराल में ठीक नहीं है। बहू, तू ना ये सास बहू के नाटक कम देखा कर, तेरे दिमाग में शक का कीड़ा घूमता रहता है। माँ, मैं सही कह रही हूँ। आपने देखा नहीं वो कितनी उदास थी, कितनी चुप चुप थी। अरे बोलती तो वो पहले से ही कम थी, तुमने क्या नया देख लिया उसमें? अगर तुम्हें अब भी शक है कि वो अपने ससुराल में खुश नहीं है तो हम चलते हैं उसके घर, फिर अपनी आंखों से देख लेना। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन सुधा और हरीश उमंग के ससुराल पहुंचे, जहां उमंग फटी पुरानी साड़ी पहनकर घर का पोछा लगा रही है। उमंग अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन शीला उन दोनों को देखकर घबरा के बोली, अरे हरीश बेटा, तुम यूं अचानक कैसे आना हुआ? न फोन न मैसेज। आंटी जी, मुझे यहाँ पास ही में कुछ काम था तो सोचा उमंग से भी मिल लूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम्हारा ही घर है, जब मर्जी आओ। उमंग, जाओ अपने भाई भाभी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। उमंग किचन में चली जाती है। तभी शीला किचन में आकर कहती है, उमंग, पहले कमरे में जाकर अच्छी सी साड़ी पहन कर आओ, नहीं तो तुम्हारे भाई भाभी सोचेंगे कि हम तुम्हें नौकरानी जैसा बना कर रखते हैं। और हाँ, अपने घर वालों से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, वरना तू जानती है ना मुझे। उमंग कमरे में जाती है और नई साड़ी पहन कर आती है। अपने भाई भाभी के लिए चाय लाती है और उनके पास बैठकर बातें कर रही होती है कि तभी सुधा की नज़र उमंग के हाथ और गर्दन पर पड़े चोट के निशान पर गई। वो उमंग को बाहर लेकर गई। उमंग, ये तुम्हारे हाथ और गर्दन पर निशान कैसे हैं? बताओ मुझे। भाभी, वो बोलते बोलते उमंग रोने लगी। उसने रो रो कर अपनी भाभी को सारी बात बताई। सुधा को बहुत गुस्सा आया। सुधा अपने पति को भी बाहर ले आई और हरीश को उमंग के हाथ के निशान दिखाकर कहने लगी, ये देखो, आपकी बहन कितनी खुश है, देख लो इसकी चोटों के निशान। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि दहेज के लालची लोग कभी नहीं रुकते। उमंग, तेरे ससुराल वालों ने शादी में जो जो मांगा था हमने सब कुछ दिया था, अपनी औकात से ज्यादा खर्च किया, उसके बाद भी वो तुझे दहेज के लिए मारते हैं। मैं अभी तेरी सास से बात करता हूँ। नहीं भैया, आप उनसे बात नहीं करना, वरना वो दोनों फिर से मुझे मारेंगे। और तुम इसी तरह पीटती रहोगी? अपने ससुराल वालों को जवाब देना सीखो। गलत तुम नहीं, गलत वो दोनों है। जो गलती तुम्हारे भाई ने की है वही गलती तुम मत करो। तुम्हारे पति और सास तुम्हें मारे या ताने सुनाए, उसी टाइम दोनों का हिसाब कर दो। बाकी हम तो है ही, तुम्हें जब जब हमारी जरूरत पड़ेगी हम आ जाएंगे। सुधा और हरीश वहां से चले जाते हैं। उमंग ठान लेती है कि वो अपने दहेज के लालची ससुराल वालों को सबक सिखा कर रहेगी। अगली सुबह वो देर तक सोती रही। उमंग, तुम अभी तक सो रही हो? घर का काम कौन करेगा? खाना कौन बनाएगा? मैं तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं हूँ, खुद बना लो। ज्यादा जुबान मत चलाओ वरना। ये गलती मत करना रोहित, बहुत मार खा ली मैंने। अब और नहीं, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। तुम्हारे ऊपर घरेलू हिंसा का केस कर दूंगी। शर्म नहीं आती अपने पति से ऐसे बात करते हुए? तुम्हें और तुम्हारी माँ को शर्म नहीं आती मेरे घर से हमेशा भीख मांगते हुए? रोहित गुस्से में वहां से चला गया और अपनी माँ को सारी बात बताई। बेटा तू ऑफिस जा, मैं उसे ठीक करती हूँ। रोहित चला जाता है। उमंग किचन में जाकर अपने लिए नाश्ता बना लेती है और खाने के लिए बैठ जाती है। शीला को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। बहू, तेरी सास भूखी प्यासी बैठी है और तूने अपने लिए नाश्ता बना लिया और बेशर्मों की तरह खाने के लिए भी बैठ गई। माँ जी, आपकी 2 हाथ है ना, आप खुद बना लीजिए। ज़रूरी नहीं कि मैं आपके लिए खाना बनाऊं तभी आप खाओ। जब मैं इस घर में नहीं थी तब भी तो आप खाती होंगी ना, खुद बनाती होंगी। तेरी ज़बान कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है, ठहर अभी बताती हूँ तुझे। शीला जैसे ही उमंग के ऊपर हाथ उठाती है, वैसे ही उमंग अपनी सास का हाथ पकड़कर कहती है, माँ जी, अब बात बात पर मुझ पर हाथ उठाना बंद कर दो। अब की उम्र हो गई है, आप बुढ़ापे में जेल की चक्की नहीं पीस पाएंगी।
और हाँ, आज के बाद मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना। अरे बहू मेरा हाथ छोड़, अरे मेरा हाथ तोड़ेगी क्या? उमंग अपनी सास का हाथ छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। इसी तरह अब उमंग की सास या पति उससे कुछ भी बोलते तो वो उन्हें उन्हीं की जुबान में जवाब देती। शीला और रोहित को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उमंग में इतना परिवर्तन कैसे आया। एक दिन शीला ने उमंग से कहा, उमंग बहू, इतने दिन हो गए कपड़े धोले, घर के सारे कपड़े गंदे पड़े हैं। क्यों माँ जी, आप क्यों नहीं धो सकती? माँ जी, इस बार ना कपड़े आप धो लो। मैं तो घर के कपड़े तभी धोऊंगी जब इस घर में वॉशिंग मशीन आ जाएगी। आखिर मेरे भाई ने आपको इतने सारे रुपए दिए हैं, उसका क्या अचार डालोगी? वो रुपये मैंने संभाल कर रख दिए हैं। माँ जी, अपने लालची बेटे से कहिए कि ज़्यादा कमाए और ज़्यादा मेहनत करे। ऐसे ससुराल के रुपयों पर ऐश करना अच्छी बात नहीं है। और हाँ, आपके रुपए संभाल के रखने से ज़्यादा तो नहीं हो जाएंगे, रहेंगे तो उतनी ही। उमंग कपड़े धोने से साफ मना कर देती है और सारे कपड़े शीला को ही धोने पड़ते हैं। अपनी माँ को इस तरह से काम करता देख रोहित को बहुत गुस्सा आता है। वो उमंग से कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हारे होते हुए इस उम्र में मेरी माँ को काम करना पड़ रहा है। तुम दोनों को शर्म नहीं आती थी जब तुम दिन रात मुझे मारते पीटते और नौकरों की तरह काम करवाते थे? उमंग, तुम अपने घर वापस चली जाओ, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। चली जाऊंगी, लेकिन तुम मेरे दहेज का सारा सामान और रुपए वापस कर दो। और हाँ, इतना ही नहीं अब तो तुम्हारी प्रॉपर्टी से आधा हिस्सा भी चाहिए मुझे। अर्धांगिनी हूं आपकी, शराफत से दे दो, चली जाती हूं मैं। उमंग की बात सुनकर दोनों माँ बेटे हैरान हो गए। रोहित को लगा कि उमंग हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, वो तो हमें सबक सिखा कर रहेगी। इसलिए उस दिन के बाद रोहित और शीला ने कभी भी अपनी बहू को परेशान नहीं किया और उसे जिस चीज की जरूरत होती दोनों फौरन ला कर दे देते। सांसू के पति को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ जाता है। अच्छा सांसू, मैं जा रहा हूँ, तुम मेरी माँ का ख्याल रखना। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं उनका ख्याल रखूंगी। तभी वहां सांसू की सास आ जाती है। अरे हाँ, बड़े बड़ों का मैं ख्याल रख लेती हूँ, तू मेरी चिंता ना कर, जा और अच्छे से काम करना। सांसू का पति चला जाता है, लेकिन उसी दिन रात से देश में लॉकडाउन हो जाता है और पूरा देश बंद हो जाता है, जिसके कारण वो घर वापस नहीं आ पाता है। अरे माँ, मैं अब घर वापस नहीं आ सकता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखना। क्यों, क्या हुआ बेटा? अरे माँ, चाइना से एक वायरस पूरी दुनिया में फैल गया है, जिस कारण कोई भी कहीं नहीं निकल सकता। टीवी खोलकर देखिए ना माँ। सास टीवी लगाती है और चाइना को कोसने लगती है। हाय रे हाय, मरे मुए छोटी आंख वाले, पूरा देश बंद करवा कर छोड़ा। हाय रे हाय। क्या हुआ मम्मी जी, किसकी आँख छोटी हो गई? अरे तुम चाइना वालों की। तो इसमें रोने की क्या बात है, मस्करा लगाकर बड़ा कर लेते हैं। अरे मस्करा लगा या मस्का लगा, देश तो बंद हो ही गया ना। हाँ मम्मी जी, मैंने भी सुना। हैं बहू, ये बता, सुना चाइना वाले चिंपैंजी और चमगादड़ भी खा लेते हैं? वो लोग खाते हैं मम्मी जी, लेकिन आपकी बहू बनने के बाद से तो मैं अंडा भी नहीं खाती। हे भगवान, कैसे है ये चाइना वाले, आग लगे चाइना को। सांसू को सास की बात बुरी लग जाती है। मम्मी जी, ऐसा क्यों बोल रही है? वहाँ मेरा भी घर और मम्मी पापा है, और गलती किसकी है ये हम नहीं जानते हैं ना। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, चल झोला ला कर दे, मैं बाहर से दूध लेकर आती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, आप नहीं जाएंगी। ओल्ड एज के लोगों को ये बीमारी जल्दी पकड़ लेती है, मोटी जी ने कहा है। हैं? कौन मोटी? वो मिश्राइन? वो बड़ी जवान है जो मुझे बुजुर्ग बोल रही है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, वो नहीं।
अरे फिर कौन मोटी? वैसे तू बड़ी भोली है बहू, जो मोटी के आगे भी जी लगा रही है। अरे माँ, हमारे देश की प्रधानमंत्री मोदी जी। ओहो, अरे चीनी गुड़िया, वो मोटी नहीं मोदी जी हैं, मोदी जी। सही बोल रही हैं। आप घर में रहो, मैं दूध लेकर आती हूँ। सांगसु बाहर जाती है तो देखती है कि लोग लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो सांगसु को देखते हैं सभी एक हो जाते हैं। इन्हीं चीनियों के कारण हमारे देश में ऐसी जानलेवा बीमारी आई है। हाँ, पता नहीं क्यों लोग विदेशी बहुएं ले आते हैं। अरे मन तो करता है कि मारो इन लोगों को पकड़ पकड़ कर। हाँ, ये सब सुनकर सांगसु डर जाती है और वहां से बिना दूध लिए ही घर आ जाती है। वो डर के मारे अपने कमरे में चली जाती है। अरे बहू, क्या हुआ? दूध लेकर क्यों नहीं आई? लगता है तू मुझे बाहर निकलवाना चाहती है कि मैं बाहर निकलूं और कोरोना मुझे पकड़ ले। सांगसु बेचारी सास को क्या बोलती। नहीं माँ जी, दूध खत्म हो गया था। मैं कल जल्दी जाकर सबसे पहले ले आऊंगी। सास वहां से चली जाती है। अगले दिन भी ऐसा ही होता है। सांगसु मार्केट तो जाती है, लेकिन लोगों के गुस्से का शिकार होकर वापस आ जाती है। सास समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। देख बहू, मैं आज जाकर घर का जरूरी सामान ले आती हूँ। सांगसु को माँ की भी चिंता होती है। वो कहती है, नहीं नहीं माँ, मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगी। ये बोलकर वो फिर झोला लेकर निकल जाती है। सांगसु को लोगों का डर भी होता है, लेकिन वो करती भी तो क्या। वो जैसे ही दुकान में पहुंचती है, वो औरत उसे फिर मिल जाती है। अरे चाइनीज कहीं की, तू फिर आ गई। तुम लोगों के कारण ही देश परेशान है। तू ऐसे नहीं मानेगी, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। ये बोलकर वो सांगसु पर हाथ उठाने ही वाली होती है कि उसका हाथ सांगसु की सास पकड़ लेती है। अरे मम्मी जी, अब बाहर क्यों आई? आपको पता है ना, बाहर खतरा है। कोरोना से तो मैं बाद में लड़ूंगी, लेकिन पहले इस औरत को तो समझा दूं। फिर सास सभी को कहती है, सुन लो सब कान खोल कर, ये मेरी बहू है। ये भले ही चाइना की हो, लेकिन संस्कार और खान पान से ये अब पूरी भारतीय है। किसी की मजाल ना हो आज के बाद इसे कुछ कहने की। हाँ। सास की बात सुनकर सभी सांगसु से माफी मांगते हैं और दोनों सास बहू वहां से सामान लेकर घर आ जाती हैं। हाँ माँ, यहाँ अमेरिका में सब ठीक है। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन ये बता कि तू बहू को लेकर कब आ रहा है? बस माँ, कुछ दिनों की बात है, फिर हम दोनों तुम्हारे पास ही रहेंगे। अच्छा, फोन रखता हूँ, ऑफिस में बहुत काम है। अरे रामू, बातें कम कर और काम ज्यादा। ये समोसे कब से यहाँ रखे हैं? जल्दी तल इन्हें, बाहर ग्राहक लाइन लगाकर बैठे हैं। अरे ससुर जी, बस 2 मिनट रुकिए। अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे दुकान पर ससुर मत कहा कर, वो सब घर पर। यहाँ मैं तेरा मालिक हूँ और तू मेरा नौकर। आई बात समझ में? जी। तेरे पिताजी भी कभी अमेरिका गए थे? बड़ा आया बैठा है अमृतसर में और कहता है अमेरिका में हूँ। कुछ दिनों की बात। देखिए जी, मैं आपके घर जा तो रही हूँ, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मैं घर के कोई काम वाम नहीं करने वाली। हाँ, ठीक है, मत करना। दोनों घर पहुंचते हैं। रामू की माँ अपने बेटे और बहू को देख बड़ी खुश होती है। माँ जी, आज मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं। अरे बहू, तू अमेरिका से आई है, तुझे अभी यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, चल। हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। हाँ।
मारिया एक कपड़े की दुकान पर पहुंचती है। दुकान वाला मारिया के बालों के रंग से धोखा खा जाता है और उसे अंग्रेज समझ बैठता है। अरे ये तो कोई अंग्रेजन है, आज तो मेरी अच्छी कमाई होगी। ये कपड़ा कितने का है? चंदू मन ही मन बड़बड़ाता है। अरे ये तो सिर्फ 300 रुपए का है। एक काम करता हूँ, मैं इसे 3000 का बताता हूँ, इसे क्या पता चलेगा। क्या हुआ? अरे मेम साहब, ये कपड़ा 3000 का है। तुझे क्या शक्ल से मैं बेवकूफ लगती हूँ? 300 के कपड़े को 3000 बता रहा है, हैं? ये सारे कपड़े तू अमृतसर से लाता है, पप्पू ठेकेदार के यहाँ से। मैं सब जानती हूँ, हैं? मारिया की बातें सुन चंदू के होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या, इसे तो सब पता है, ये तो यहीं की है। फिर मारिया चंदू से 300 रुपये में कपड़ा खरीद कर चली जाती है। बाप रे, कैसे कैसे लोग हैं। फिर एक दिन, अरे बहू, आज सबके लिए खाना तू बनाएगी। मामी जी, मुझे खाना बनाना तो आता ही नहीं। क्या कह रही है तू? तुझे खाना बनाना नहीं आता? हाँ मम्मी जी, अमेरिका में तो मैं खाना रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके मंगाती थी। खाना तो छोड़िए, मुझे तो चाय कॉफी भी बनाना नहीं आता। हे भगवान, हो गया सत्यानाश। अरे अब इस घर का क्या होगा? चलो ठीक है बहू, खाना मैं बना लूंगी। तू घर की साफ सफाई करके पूरे घर में पोछा लगा दे। लेकिन मम्मी जी, मुझे तो झाड़ू पोछा लगाना नहीं आता। अमेरिका में वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई करती थी। अच्छा, तुझे ये भी नहीं आता? ठीक है, तू जूठे बर्तन धो लेना। रामू की माँ मारिया को शक भरी नजरों से देखते हुए कहती है। बहू, तुझे बर्तन धोने तो आते हैं ना? नहीं मम्मी जी, मुझे बर्तन धोने भी नहीं आते। मैंने कभी बर्तन नहीं धोए। अरे तुझे बर्तन धोने तक नहीं आते हैं? अरे भगवान, उठा ले मुझे। अरे मम्मी जी, वो भगवान है, पहलवान नहीं। अरे तुझे मजाक सूझ रहा है? अब बताओ, इसे घर का एक काम भी करना नहीं आता? अरे कोई सुनेगा तो हंसेगा। दरअसल मम्मी जी, अमेरिका में ना मैं। अरे बस कर, तंग आ गई हूं मैं। दोबारा मेरे सामने अमेरिका का नाम मत लेना। रहने दे, घर के सारे काम मैं ही कर लूंगी। इस तरह मारिया अपनी सास को बेवकूफ बना देती है और सारा दिन घर में आराम फरमाती है। कुछ दिनों के बाद एक दर्जी रामू की माँ के कपड़े लेकर घर आता है। जैसे ही उसकी नजर मारिया पर पड़ती है। अरे बहन जी, ये तो। अरे ये मेरी बहू मारिया है, कुछ दिनों पहले ही अमेरिका से आई है। क्या कहा, अमेरिका? अरे ये तो अमृतसर में रहती है, बिल्लू हलवाई की बेटी है। इसका नाम मरिया नहीं, मालती है। अरे कुछ नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इसने अपने बाल कलर करवा रखे हैं। क्या कह रहे हैं भाई साहब? क्यों बहू, ये सच है क्या? है, बोल। जी माँ जी, मैं बिल्लू हलवाई की बेटी हूँ और रामू हमारे यहाँ समोसे कचौरी बनाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपसे झूठ कहा। रामू की माँ अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। हे राम। ये कहानी है शेखर की, जिसके मन में हमेशा ही किसी सुंदर लड़की से शादी करने की इच्छा रहती थी। हे भगवान, मेरी माँ मेरी शादी किसी बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की से करवा दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक दिन वो अपनी ये इच्छा अपनी माँ के सामने जाहिर करता है। अरे बेटा, मेरे पास तो तेरे लिए कल ही बड़ी सुंदर लड़की का रिश्ता पास के गांव से आया था, लेकिन लड़की में एक कमी थी। वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। उसके माँ बाप का कहना है कि उसका मन पढ़ाई में कभी लगा ही नहीं।
सो मैंने मना कर दिया। रुक, तुझे उसकी फोटो दिखाती हूँ। शेखर फोटो देखकर चौंक जाता है। अरे माँ, अब मेरी शादी होगी तो इसी से, आप बात करो। अरे बेवकूफ, ये पढ़ी लिखी नहीं है, क्या करेगी घर में? अरे माँ, क्या रखा है पढ़ाई लिखाई में? मुझे कौन सा इससे हिसाब किताब लिखवाना है? तुम बात करो ना। खैर, शेखर की शादी खूबसूरत पिंकी से हो जाती है। शादी के बाद पिंकी रोज खूब सारा मेकअप कर टीवी के सामने बैठ जाती। अरे पिंकी बहू, शादी को तो अब काफी दिन हो गए हैं, रसोई में भी दर्शन दे दिया करो। सारा दिन बैठी रहती हो चेहरे पर पेंट लगाकर। ओ माँ, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता और चेहरे पर ये पेंट नहीं, फाउंडेशन है। सास को गुस्सा आ जाता है। वो पिंकी के हाथ में किताब रख देती है और कहती है, खाना बनाना तो अब तुझे सीखना ही होगा। ये ले किताब, इसमें खाना बनाने की सारी विधि लिखी है। और सुन, मैं अपनी सहेली सरला के घर जा रही हूँ, शाम तक खाना तैयार रखना। सास के जाने के बाद पिंकी परेशान हो जाती है। वो किताब खोले तो काला अक्षर भैंस बराबर। शाम को सास और शेखर घर आकर देखते हैं कि टेबल पर खाना सजा कर रखा है, तरीके से सलाद और नए नए तरह के पकवान भी हैं। वो तो खुश हो जाते हैं। देखा माँ, मैं ना कहता था पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होती। देखो मेरी बीवी ने कितना अच्छा खाना बनाया है। सास को थोड़ा शक होता है, लेकिन वो कहती भी क्या। पिंकी ने ना सिर्फ खाना बनाया, बल्कि वो खाना उनके हाथ के खाने से भी ज्यादा स्वादिष्ट था। खैर, दोनों खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अब ये सिलसिला चल पड़ा। रोज सास सहेली के घर जाती और पिंकी स्वादिष्ट भोजन बनाकर टेबल सजा देती। एक दिन शेखर ने कहा, माँ मेरी घड़ी नहीं दिखाई दे रही है। अरे बेटा, तू घड़ी की बात कर रहा है, यहाँ मेरा महंगा वाला चश्मा नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर वो बात आई गई हो जाती है और सारा कार्यक्रम वैसे ही चलने लगता है। रोज पिंकी की सास फ्री होकर घूमने जाती, शाम को स्वादिष्ट खाना खाती और फिर सो जाती। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि पूरा घर हैरान रह जाता है। बेटा, अरे ओ बेटा, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, हे भगवान। अरे क्या हुआ माँ, क्यों सुबह सुबह घर को सर पर उठा रखा है? हमेशा परेशान ही रहती हो। मेरी पिंकी को देखो, कभी माथे पर शिकन तक नहीं होती। बगल में पिंकी नेल फाइलर से नेल शार्प करती हुई मुस्कुराती है। अरे जोरू के गुलाम, मेरी अलमारी से मेरी सारी महंगी साड़ियाँ और घड़ी, मेरे महंगे कॉस्मेटिक्स और न जाने क्या क्या सब गायब है। अरे चोर आ गए हमारे घर में। अब क्या हुआ माँ? अरे बेवकूफ लड़के, वो तो अनपढ़ गंवार है, लेकिन तू तो पढ़ा लिखा है ना, तुझे क्या हो गया? इतना बोलते बोलते शेखर की माँ चौकन्नी सी हो जाती है। अरे शेखर, गजब हो गया। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब क्या हुआ माँ? क्या गलती कर दी? कुछ बताओगी भी? पिंकी, सच सच बता, तू रोज इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बनाती है? और वो किताब कहाँ है जो मैंने तुझे दी थी? माँ, मैं वो क्या हुआ? अब आपके सामान गायब हो रहे हैं तो किताब का क्या मतलब? सुन गवार पिंकी, तूने किताब से कैसे पढ़कर खाना बना लिया, तुझे जवाब देना होगा। पागल ना बना मुझे, और सच सच बता, ये जो रोज तू हमें खाना बनाकर खिलाती थी, वो कहाँ से आता था? सास की कड़ी बातों से पिंकी सहम जाती है और रोने लगती है।
क्या हुआ पिंकी, बता दो क्या हुआ? कहाँ से आता था खाना? मुझे माफ कर दीजिए, मैं क्या करती। मुझे ना खाना बनाना आता है और ना ही पढ़ना लिखना। माँ ने जो किताब दी थी उसे मैं कैसे पढ़ती। अरे ठीक है, वो कहानी तो हम समझ ही रहे हैं, पर अब ये बता कि खाना आता कहाँ से था? जी वो पास की होटल से। सास और शेखर दोनों ही चौंक जाते हैं और एक साथ पूछते हैं, और पैसे? वो मैं घर का सामान। और वो चुप हो जाती है। हे भगवान। शेखर सर पकड़कर बैठ जाता है। बेटा, तुझे ही तो खूबसूरती चाहिए थी ना, पढ़ाई का मोल समझ में आया अब? शिक्षा, पढ़ाई न सिर्फ हमें शिक्षा और समझ देती है, बल्कि सही निर्णय लेने की भी ताकत देती है।